सो फ्रेंड्स, आप सबके लिए एक धमाकेदार अपडेट लेकर आया हूं। फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द न्यू सिलेबस 2022 मैं शेयर कर रहा हूं एक सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर शीट ऑफ ए कैंडिडेट फ्रॉम द CMA इंटरमीडिएट जून 24 टर्म फॉर द सब्जेक्ट बिजनेस लॉ एंड एथिक्स, राइट। एंड इसके पहले मैं ओल्ड सिलेबस 2016 के आंसर शीट अपलोड किए थे जहां पर सुपर हिट रहे, राइट। मतलब मोर देन 36,000 व्यू आया है यूट्यूब के अंदर एंड 1000 प्लस शेयर्स किए हैं एस्पिरेंट्स ने टेलीग्राम में एंड ऑल्सो व्हाट्सएप ग्रुप में एंड ऑल्सो मोर देन 700 कमेंट्स आया है, राइट। एंड सबको सही गाइडेंस और आंसर्स दिए गए हैं। नाउ इस बार नए सिलेबस के साथ एक और बड़ा एडवांटेज ये है कि आपका जो एमसीक्यू है, एमसीक्यूज का जबरदस्त इम्पैक्ट है। 30 मार्क्स तक का वेटेज है जिसमें आपको 15 क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करना होता है एंड हर एक क्वेश्चन का वेटेज है 2 मार्क्स, राइट। एंड बेस्ट पार्ट इज एमसीक्यू के आंसर्स के लिए आपको कोई जस्टिफिकेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ करेक्ट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है, राइट। एंड अब दिसंबर 24 टर्म में जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था वहां पर तो आपका ओएमआर सिस्टम भी हो गया है, मतलब जस्टिफिकेशन देने का कोई चांस ही नहीं है, राइट। तो ये है जून 24 टर्म ऑफ एग्जामिनेशन का सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर शीट ऑफ ए कैंडिडेट ने 42 मार्क्स सिक्योर किए हैं जो कि बहुत टाइट मार्क्स मिला है कैंडिडेट को, राइट। तो लॉ का जो आंसर शीट है वो पूरे मतलब स्ट्रिक्टली देखा जाता है, राइट। एंड ये सर्टिफाइड कॉपी आपको सिखाएगी कैसे आंसर्स को स्ट्रक्चर करें और अंडर न्यू सिलेबस 2022 एंड एमसीक्यूज के कैसे मैक्सिमम फायदा उठाया जाए और स्कोर बूस्ट करे, राइट। एंड एग्जामिनर का माइंडसेट समझिए हमेशा, मार्क्स कहाँ मिलते हैं और कहाँ लूज करते हैं, राइट। तो कैसे हमको मार्क्स सिक्योर करना है एंड कैसे कहाँ पर गलती होने की वजह से मार्क लूज हो रहे हैं। तो आज हम अच्छे से एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे एंड समझेंगे कि कहाँ का गलती हो रहा है तो कैसे हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। दोस्तों, जो ओल्ड सिलेबस सर्टिफाइड कॉपीज ने किया था वही धमाके ये सेशन करेगा। तो तैयार हो जाइए एक फ्रेंडली और इंटरेक्टिव ब्रेकडाउन के लिए जो आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विथ कैंडिडेट ने इस सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर शीट में देखो, पहले जो एमसीक्यू है, एमसीक्यू में 30 मार्क्स से कैंडिडेट को सिर्फ 12 मार्क्स ही मिला है, राइट। मतलब 30 मार्क्स से सिर्फ 12 मार्क्स मिला है। तो एमसीक्यू प्लेज वाइटल रोल टू पास द एग्जामिनेशन, राइट। तो एमसीक्यू में कैंडिडेट ने सिर्फ 12 मार्क्स सिक्योर किए हैं, मतलब ओनली 6 क्वेश्चन कैंडिडेट का सही है, राइट। तो बाकी जो एमसीक्यूज है वो गलत हुआ है, राइट। तो क्यों गलत है वो हम देखेंगे, बट सिक्योर एमसीक्यू में यू मस्ट ट्राई टू सिक्योर एटलीस्ट 26 मार्क, राइट। एटलीस्ट 26 मार्क्स यू नीड टू ट्राई टू सिक्योर, राइट। तो हियर देन क्वेश्चन नंबर 2 में कैंडिडेट को मिला है 2 + 2 4 मार्क्स एंड देन कैंडिडेट ने क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट किया था जहां पर कैंडिडेट को मिला है 5 + 0 5 मार्क्स एंड क्वेश्चन नंबर 5 में कैंडिडेट को मिला है 5 + 6 11 मार्क्स मिला है। कैंडिडेट ने क्वेश्चन नंबर 7 को अटेम्प्ट किया है जिसमें कैंडिडेट को मिला है 2 एंड 6 8 मार्क्स मिला है एंड कैंडिडेट को क्वेश्चन नंबर 8 में 2 मार्क्स मिला है सिर्फ, राइट। तो ऐसे करके 42 मार्क्स सिक्योर किए हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन 1 2 3 4 5 क्वेश्चन अटेंड किए हैं, बट फिर भी जो आंसर्स का मार्किंग सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट दिया गया है, राइट। तो देखते हैं कि क्या क्या इशू है, राइट। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेट्स चेक कैंडिडेट को एमसीक्यू में क्यों कहां पर गलती हुआ है। फर्स्ट सेक्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर सोर्स ऑफ लॉ इन एनी मॉडर्न सोसाइटी, राइट। तो यहां पर राइट आंसर जो है वो होना चाहिए था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, राइट। बट कैंडिडेट ने यहां पर लेजिस्लेशन को सिलेक्ट किया है, इसलिए ये गलत हो गया है। सेकेंड क्वेश्चन था एन एजेंट इज ए पर्सन employed to do any act for another or to represent another in dealing with the what, फर्स्ट पर्सन, ना सेकंड पर्सन, ना थर्ड पर्सन, ना फोर्थ पर्सन। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए था थर्ड पर्सन, बट कैंडिडेट ने यहाँ पर
कैंडिडेट ने यहाँ पर सेकेंड पर्सन चूज किया है, तो इसलिए यहाँ पर भी कैंडिडेट को मतलब रॉन्ग आंसर मिला है। राइट राइट, तो यहाँ पर आंसर नहीं मिला है, सॉरी मार्क्स नहीं मिला है। राइट, देन क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, थर्ड में क्वेश्चन है, in case of a sale by auction, if the seller makes use of pretended bidding to raise the price, the sale is voidable at the option of whom? buyer या seller या dealer या consumer। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए था बायर, एंड कैंडिडेट ने बायर ही लिखा है, तो इसलिए इस यहाँ पर कैंडिडेट को 2 मार्क्स मिला है। राइट, 2 मार्क्स मिला है। तो आपको लॉ में आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, पूरे अच्छे से बुक्स को रीड करें, सो दैट आपको एमसीक्यू में हेल्प मिलेगा। राइट, देन क्वेश्चन नंबर 4 में है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एंडोर्समेंट इन केस ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, ब्लैंक, फुल, रिटन या फिर रेस्ट्रिक्टिव। तो राइट आंसर होना चाहिए था रिटन, बट कैंडिडेट ने यहाँ पर रिटन लिखा है, तो इसलिए यहाँ पर भी कैंडिडेट को 2 मार्क्स मिला है, 2 मार्क्स मिला है। देन क्वेश्चन नंबर बी, द implied authority of a partner is to carry on the business of the firm in the dash। तो यहाँ पर ऑप्शन है कैजुअल वे, यूजुअल वे, अनयूजुअल वे या फिर स्पेशल वे। राइट, तो जो राइट आंसर होना चाहिए था वो है ऑप्शन नंबर बी। राइट, तो यहाँ पर कैंडिडेट ने कैजुअल वे सिलेक्ट किया है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया है। राइट, तो एक्चुअल राइट आंसर होना चाहिए था यूजुअल वे। देन क्वेश्चन नंबर भी आई, चैप्टर भी ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 गिव्स द डैश टू बी टेकन इन फैक्ट्री फॉर द वर्कमैन एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री। तो राइट आंसर होना चाहिए था ऑपरेटिंग मेजर या फिर रिक्रिएटिव मेजर या फिर सेफ्टी मेजर या फिर वेलफेयर मेजर। राइट, तो राइट आंसर होना चाहिए था वेलफेयर मेजर, कैंडिडेट ने यहाँ पर वेलफेयर मेजर ही टिक किए हैं, तो इसलिए ये भी राइट आंसर है, तो यहाँ पर कैंडिडेट को 2 मार्क्स मिला है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 55 ऑफ द कोड ऑन वेजेस 2019 टॉक्स अबाउट व्हाट। राइट आंसर इज ऑफेंस बाय कंपनीज, ऑप्शन ए, ऑफेंस बाय कंपनीज, ऑप्शन ए। बट यहां पर कैंडिडेट ने लिखा है पेनल्टी फॉर ऑफेंस, पेनल्टी फॉर ऑफेंस नहीं होगा, तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑफेंस बाय कंपनीज। राइट, तो यहां पर भी कैंडिडेट का ये रॉन्ग हो गया है। देन क्वेश्चन नंबर भी ट्रिपल आई, डैश मीन्स ए कंपनी इन व्हिच दैट अदर कंपनी हैज ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस but which is not a subsidiary company of the company having such influence and includes a joint venture company। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए था एसोसिएट कंपनी, कैंडिडेट ने होल्डिंग कंपनी लिख रहे हैं, तो इसलिए ये भी रॉन्ग है। राइट, तो राइट आंसर होना चाहिए था एसोसिएट कंपनी। देन द एनुअल रिटर्न ऑफ एन ओपीसी इन एब्सेंस ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी शाल बी साइन बाय द डैश ऑफ द कंपनी। तो ये तो हमको अच्छे से पता है, तो डायरेक्टर होना चाहिए था राइट आंसर, तो यहाँ पर कैंडिडेट ने डायरेक्टर लिखा है, तो इसे यहाँ पर कैंडिडेट को 2 मार्क्स मिला है, 2 मार्क्स मिला है। राइट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टार्टअप कंपनी में इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स नॉट एक्सीडिंग डैश ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल अप टू 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए था 50%, एंड कैंडिडेट ने यहाँ पर 15% क्लिक करके आए हैं, इसलिए ये भी रॉन्ग है। Then, where the equity shares of a company are listed on a recognized stock exchange, the employee stock option scheme shall be issued in accordance with the regulation made by whom? The concerned company, या फिर the registrar of companies, या फिर the ministry of corporate affairs, या फिर the SEBI। तो राइट आंसर होना चाहिए था the SEBI, the SEBI। राइट, बट यहाँ पर कैंडिडेट ने भी the SEBI लिखा है, तो इसलिए यहाँ पर कैंडिडेट को 2 मार्क्स मिला है, 2 मार्क्स मिला है। Then next question, where auditor is dissatisfied with the information provided and finds that he cannot express a proper opinion on the statement, then he will issue what? A clean report, या फिर an adverse opinion, या फिर a disclaimer of opinion, या फिर a qualified report। राइट, तो
राइट आंसर होना चाहिए था ए डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, क्योंकि ऑडिटर हमेशा जब डिससेटिस्फाई होते हैं विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एंड फाइंड्स that he cannot express a proper opinion on the statement, then he usually issue a disclaimer of opinion, right? तो यहाँ पर कैंडिडेट ने लिखा है an adverse opinion, तो इसलिए ये भी wrong है. Then next question, every listed company shall establish a vigil mechanism. Every listed company shall establish a vigil mechanism for dash to report genuine concerns. To report genuine concerns. तो राइट आंसर होना चाहिए था ऑप्शन नंबर ए, that is director and employees. Directors and employees. Every listed company shall establish a vigil mechanism for directors and employees to report genuine concern. And यहाँ पर कैंडिडेट ने लिखा है कस्टमर्स एंड एम्प्लॉय, जो कि रॉन्ग है. कस्टमर एंड एम्प्लॉय नहीं हो सकता है. राइट आंसर होना चाहिए था डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉय. देन नेक्स्ट, which one of the following is not an attribute of emotional intelligence? कौन सा इसमें एट्रीब्यूट नहीं है इमोशनल इंटेलिजेंस का? सेल्फ मैनेजमेंट, या फिर सोशल अवेयरनेस, या फिर कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, या फिर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. तो राइट आंसर जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था कॉर्पोरेट मैनेजमेंट. एंड कैंडिडेट ने भी यहाँ पर कॉर्पोरेट मैनेजमेंट ही लिखा है, तो इसलिए कैंडिडेट को यहाँ पर 2 मार्क्स मिला है. राइट, 2 मार्क्स मिला है. तो ऐसे करके कैंडिडेट ने 6 क्वेश्चन जो है वो करेक्ट किए हैं. राइट, और एक लास्ट क्वेश्चन है, holders of public office must act and take decision impartially, fairly and on merit, using the best evidence and without discrimination or bias. This principle of public life is known as what? Honesty, या फिर selflessness, या फिर objectivity, या फिर integrity. तो राइट आंसर होना चाहिए था objectivity. ये हम अच्छे से पढ़ कर आए हैं. राइट, तो यहाँ पर भी कैंडिडेट ने रॉन्ग ऑप्शन चूज किए हैं. राइट, ये होना चाहिए था ऑब्जेक्टिविटी, कैंडिडेट ने ऑनेस्टली लिख कर आए हैं, तो इसलिए यहां पर भी गलत हो गया है. इसलिए अब कैंडिडेट को एमसीक्यू में 6 मार्क्स करेक्ट मार्क्स, 6 क्वेश्चन करेक्ट मार्क्स मिला है. 6 इंटू 2 12 मार्क्स एमसीक्यू में मिला है सिर्फ आउट ऑफ 30 मार्क्स. राइट, तो इट शोज दैट स्टिल नीड टू प्रैक्टिस several times in MCQs, right, and 2 to 3 times अच्छे से बुक्स को, एंटायर बुक्स को अच्छे से रीड करना है. 2 to 3 टाइम्स बुक्स को, एंटायर बुक्स को पूरे अच्छे से रीड करना है, सो दैट कि MCQ में ये बहुत हेल्पफुल होगा. याद हो जाएगा ऑप्शन देखकर कि हाँ ये ऑप्शन सही होना चाहिए था. राइट, देन आते हैं सेक्शन बी. सेक्शन बी में क्या होता था, आपको 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है. 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है. 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है. ईच क्वेश्चन का वेटेज है 14 मार्क्स का. ईच क्वेश्चन का वेटेज है 14 मार्क्स का. एंड हर एक क्वेश्चन में डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स, एंड ईच पार्ट्स कैरीज 7 मार्क्स का. राइट, कैरीज 7 मार्क्स का. राइट, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, एक्सप्लेन एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट विद एग्जाम्पल्स. एंड सेकेंड क्वेश्चन था, enumerate the duties of bailor and care to be taken by bailee in context of bailment. In context of bailment. तो बहुत इजी क्वेश्चन आया था. देखते हैं कैंडिडेट ने कैसे इसका प्रेजेंट किया है आंसर. क्वेश्चन नंबर 2A. क्वेश्चन नंबर 2A. ये रहा क्वेश्चन नंबर 2A. क्वेश्चन नंबर 2A ने कैंडिडेट ने लिखा है, कैंडिडेट को क्वेश्चन नंबर 2 में कितने मार्क मिला है, 2 मार्क्स मिला है. राइट, तो कैंडिडेट ने मेंशन किया है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट व्हिच डिपेंड्स ऑन कंटिंजेंसी व्हिच मे और मे नॉट हैपन इन फ्यूचर, एंड इट डिपेंड्स ऑन द फ्यूचरिटी एक्शंस. कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट व्हिच शैल बी executed in a future dates when the condition may or may not be fulfilled. Right, and to give him rupees 10,000 if he sells 80% his goods. It is a contingent contract and it depends on futurity of actions. Right, तो कैंडिडेट ने सिर्फ इतना ही कुछ लिखा है, इसलिए 2 मार्क्स मिला है. एक्चुअली जो एनफोर्समेंट ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सेक्शन 32 में लिखा गया है. सेक्शन 32 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, सेक्शन 32 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में अच्छे से लिखा गया है. कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स
to do or not to do anything if an uncertain future event happens cannot be enforced by law unless and until that event has happened. If the event becomes impossible, such contract becomes void. ये है contingent contract का meaning, right? And example दे सकते हैं, A makes a contract with B to sell a horse to B at a specified price. If C, to whom the horse has been offered, is refused to buy him, then the contract cannot be enforced by law unless and until C refused to buy the horse. Okay. And section 33 के according, the Indian Contract Act 1872 provides for the enforcement of contract contingent on an event not happening. Right. This section provides that contingent contract to do or not to do anything if an uncertain future event doesn't happen can be enforced when the happening of that event becomes impossible and not before. तो ये है एग्जाम्पल. देन सेक्शन 34 में लिख सकते थे आप कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 34 द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिस्कसेस अबाउट डीम्ड इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट. Right. The said section provides that if the future event on which a contract is contingent is the way in which a person will act at an unspecified time, the event shall be considered to become impossible when such person does anything which renders it impossible that he should so act within any definite time or otherwise than under further contingency. Right. अगर इतने भी आपको लिखना नहीं मतलब याद नहीं आ रहा था तो आप इजीली मेंशन कर सकते थे कितना सेक्शन इन्वॉल्व है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर. तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन 32 में कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग दिया गया है. देन सेक्शन 33, राइट, सेक्शन 33 मीन्स प्रोवाइड फॉर एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिजेंट ऑन एनी इवेंट. देन सेक्शन 34 मीन्स डिस्कस अबाउट डीम्ड इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट. ये डीम्ड इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिस्कस करता था, राइट. देन सेक्शन 35 जो है 35 प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्ट्रैक्ट which are contingent on happening of any specified event within fixed time, right. Section 35 provides for the contracts which are contingents on happening of specified event within fixed time. राइट. तो इतना आप लिख सकते थे, राइट. तो ऐसे करके कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो सेक्शन है सेक्शन 32, 33, 34, 35 ये सबको एटलीस्ट मेंशन करना चाहिए था सो दैट कि आपको फुल टू फुल 7 मार्क्स मिल जाता था. बट कैंडिडेट ने यहाँ पर सिर्फ मीनिंग्स ही लिखा है, राइट. एंड कहाँ पर भी सेक्शन मेंशन नहीं किया है, सिर्फ जो मीनिंग है वो मीनिंग को लिखा है एंड वो भी रिपीटेड है, राइट. तो इसलिए आपको आंसर राइटिंग के समय अच्छे से लिखना है, प्रेजेंटेशन अच्छे से देना है, राइट. एंड लिखना है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. 32 इज व्हाट जो भी है एंड 33 सेक्शन 33 सेक्शन 34 35 ऐसा ही लिखना था. इसलिए कैंडिडेट को सिर्फ 2 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 7 मार्क्स. 2 मार्क्स आउट ऑफ 7 मार्क्स, राइट. देन क्वेश्चन नंबर 2B जो है, enumerate the duties of bailor and care to be taken by bailee in context of bailment, right. bailor bailment का क्वेश्चन है. तो एक्चुअल जो आंसर होना चाहिए था बेलर्स ड्यूटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बेलमेंट में क्या है. सी सेक्शन 150 जो है, सेक्शन 150 के अंदर 3 ड्यूटीज मेंशन किया गया है. इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू डिस्क्लोज टू द बेली फॉल्ट्स इन द गुड्स बेल्ड. जो गुड्स बेल्ड हुआ है वो गुड्स के अंदर अगर कुछ फॉल्ट है देन इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू डिस्क्लोज टू द बेली अबाउट द फॉल्ट्स, राइट, ऑफ व्हिच द बेलर इज अवेयर एंड जिसके बारे में बेलर को अच्छे से पता है एंड व्हिच मैटेरियली इंटरफियर विद द यूज ऑफ देम और एक्सपोज द बेली टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क.
right? If the bailer does not make such disclosure and some loss or damage results, then he is responsible for responsible for so much of it as arises to the bailee directly from such fault. And if the goods are bailed for hire, then the bailer is responsible for damage arising to the bailee directly from such faults, whether he was or was not aware of the existence of such fault in the goods bailed. राइट तो ये 3 ड्यूटीज बेलर के अंदर मेंशन है। एंड कैंडिडेट ने यहाँ पर लिखे हैं, कैंडिडेट को क्वेश्चन नंबर 2B में 4 मार्क्स मिला है। कैंडिडेट ने क्या लिखा है देखो, बेलर द पर्सन हु डिलीवर द गुड्स, बेली द पर्सन हु टू whom the goods are bailed, right? Duties of the bailor as to deliver the goods to the bailee, to payment of consideration for the goods bailed, to deliver the goods as per the description of the bailee, to take return the goods when contract is satisfied, right? तो care to be taken by bailee, ये कैंडिडेट ने यहाँ पर कुछ भी सेक्शन मेंशन नहीं किया है। एटलीस्ट आपको सेक्शन मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर सेक्शन याद है तो सेक्शन लिख कर आना बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंप्रेशन अच्छा जाएगा। सेक्शन 150 के अंदर लेस डाउन है 3 ड्यूटीज, राइट? लेस डाउन 3 ड्यूटीज, राइट? देन आप लिख सकते थे जो पॉइंट्स है, पॉइंट A B C, राइट? तो ऐसे आपको सेक्शन मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कैंडिडेट ने नहीं किया है, राइट? एंड देन केयर टू बी टेकन बाय बेली, तो बेली का जो सेक्शन है वो सेक्शन है 151, जो कि मेंशन करना चाहिए था, सेक्शन 151, राइट? सेक्शन 151 प्रोवाइड्स दैट इन ऑल केसेस ऑफ बेलमेंट द बेली इज बाउंड टू टेक as much care of the goods bailed to him as a man of ordinary prudence would under similar circumstances take off his own goods of the same bulk and quality and value as the goods bailed, right? And यहाँ पर कैंडिडेट ने लिखा है care to be taken by bailee to take reasonable care of the goods bailed, ठीक है? Do not mix the goods with the other goods, ठीक है? क्लियरली लिखा है कैंडिडेट ने। keep the goods till the fulfillment of the bailment, करेक्ट, ये भी करेक्ट है। एंड डू नॉट डैमेज द गुड्स बेल्ड, करेक्ट है। एंड रिटर्न द गुड्स आफ्टर द पर्पज इज अकम्प्लिश्ड, ठीक है। बट कैंडिडेट ने ठीक ठाक लिखा है, सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, बट स्टिल कैंडिडेट को थोड़ा सा इंप्रेसिव आंसर लिखना चाहिए था। सेक्शन जहां जहां भी रिक्वायरमेंट है वहां सेक्शन मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट ने कोई भी क्वेश्चन में सेक्शन मेंशन नहीं किया है, तो सेक्शन इज वेरी एसेंशियल। तो आपको अगर सेक्शन पता है तो सेक्शन को मेंशन करना है, राइट? ये एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। और इसके साथ साथ आपको अगर केस स्टडी मालूम है तो आप लिख सकते हो, राइट? केस स्टडी अगर आप मालूम है तो लिख सकते हो, नहीं तो नहीं, ठीक है, राइट? तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में कैंडिडेट को 14 मार्क्स से सिर्फ कैंडिडेट को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2B में भी 2 मार्क्स ही मिला है, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 2B में भी कैंडिडेट को सिर्फ 2 मार्क्स ही मिला है, राइट? मीन्स देखो आंसर राइटिंग कितना स्ट्रिक्ट है, कितना आपको अच्छे से लिखना है, क्योंकि यहां पर कैंडिडेट को कैंडिडेट को 4 मार्क्स ही मिला है टोटल। क्वेश्चन नंबर कहाँ गया रे, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2A में भी 2 मार्क्स एंड क्वेश्चन नंबर 2B में भी कैंडिडेट को 2 मार्क्स ही मिला है आउट ऑफ 7 मार्क्स, राइट? तो देखो कितने पूरे अच्छे से लिखना है लॉ में, तो कि देन ओनली आपको पूरे फुल टू फुल 7 मार्क्स मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, राइट? तो आपको इस ध्यान में रखना है, आपका आंसर राइटिंग पूरे कंसाइज होना चाहिए, अच्छे पॉइंट टू पॉइंट लिखना है एंड सेक्शन को मेंशन करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? देन क्वेश्चन नंबर देन कैंडिडेट ने नेक्स्ट जो क्वेश्चन अटेंड किए हैं
क्वेश्चन नंबर 4 अटेंड किए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 4, राइट, ये है क्वेश्चन नंबर 4, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है था क्वेश्चन नंबर 4A में prepare a list of the different powers that can be exercised by an inspector under the Factory Act 1948, राइट। तो पावर क्या क्या है इंस्पेक्टर का वो लिखना था अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट 1948, जो कि बहुत इजी है। एक अगर अच्छे से रीड करके गया होगा तो इसका आंसर इजीली दे सकता था, राइट। कैंडिडेट को यहाँ पर 7 मार्क्स से 5 मार्क्स मिला है, 5 मार्क्स आउट ऑफ 7 मार्क्स, 5 मार्क्स आउट ऑफ 7 मार्क्स, राइट। तो कैंडिडेट ने कैसे लिखा है देखो, यहां पर भी कैंडिडेट ने सेक्शन मेंशन नहीं किया है, राइट। फिर भी कैंडिडेट को 5 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 7 मार्क्स, राइट। अगर कैंडिडेट ने सेक्शन भी मेंशन कर देता था तो देन इन दैट केस कैंडिडेट को पूरा फुल टू फुल 7 मार्क्स मिल जाता था, राइट, मिल जाता। देन एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8 of Factory Act 1948, Factory Act 1948, the state government may appoint a person possessing the prescribed qualifications to be inspector for the purpose of this act and may also assign local limits as may be think fit by the state government, right. And as per section 9 of the act, there are so many powers exercised by the inspector, such as he may enter to any place which is used or which has reason to believe is used as a factory. Then he can examine the premises, plant, machinery, articles or substance, etc. He may inquire into any accident or dangerous occurrence, whether resulting in bodily injury, disability or not, and take on the spot statement of any person which he may consider necessary for such inquiry. And also he can require the production of any document relating to factory. He may seize or take copies of any register, record or other documents of any portion thereof as he may consider necessary. And also candidate inspector can take possession of any article or substance or part thereof and detain it for so long as is necessary for such examination. And inspector can exercise any such other powers as may be prescribed. तो ऐसे करके आपको 7 पॉइंट्स लिखना था। कैंडिडेट ने कितने पॉइंट्स मेंशन किया है? 1 2 3 4 5 6। कैंडिडेट ने यहाँ पर 6 पॉइंट्स लिखे हैं, 6 पॉइंट्स, राइट। तो एक्चुअली 7 पॉइंट्स लिखना था क्योंकि ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट आपको 7 पॉइंट्स लिखना था एंड ऑल्सो सेक्शन मेंशन करना था। तो कैंडिडेट ने एक तो गलती किया है, सेक्शन मेंशन नहीं किया है एंड ऑल्सो पूरे के पूरे 7 पॉइंट्स नहीं लिखा है, तो इसलिए कैंडिडेट को 5 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 7 मार्क्स, राइट। तो आपको क्या करना है, पहला काम है आपको सेक्शन लिखना है। सेक्शन लिखने के बाद अगर वेटेज है 7 मार्क्स का तो आपको एटलीस्ट, अगर रिक्वायरमेंट है तो एटलीस्ट आपको 7 पॉइंट्स लिखना है, राइट। कैंडिडेट ने लिखा है गवर्नमेंट शुड अपॉइंट ए पर्सन एज ए इंस्पेक्टर एज ही थिंक्स फिट फॉर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ फैक्ट्री एक्ट 1948, जो कि ठीक है। पावर्स ऑफ एन इंस्पेक्टर आर एज फॉलोज टू इंस्पेक्ट द वर्क प्लेस ऑफ द फैक्ट्री एंड एनी अदर प्लेस एज ही थिंक्स to be workplace, or to inspect the machinery premises and otherwise, ये भी करेक्ट है। to seize or copy of records and other copies and retain it, ठीक है, ये भी करेक्ट है। to research any accident occur which cure physical damage, which can occur physical damage to the workers, and to determine the reason for such accident or any other activity, to inspect harmful substances which is used in the manufacturing process and retain those harmful substances with him as many days as he wants, ये भी ठीक है, चलेगा। other powers exercised by a inspector according to the prescribed, राइट। तो ठीक है, बट फिर भी कैंडिडेट ने और थोड़ा सा इंप्रेसिव आंसर लिखना चाहिए था एंड ऑल्सो 7 पॉइंट्स को मेंशन करना था। कैंडिडेट ने सिर्फ 6 पॉइंट्स ही लिख कर आए हैं एंड सेक्शन मेंशन नहीं किए हैं, इसलिए कैंडिडेट को 5 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 7 मार्क्स। देन क्वेश्चन नंबर 4B जो है वो था
कैंडिडेट ने क्वेश्चन नंबर 4B जो था, डिस्कस इन डिटेल अबाउट एप्लीकेशन एंड बिलेटेड एप्लीकेशन फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी। अच्छा, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी के बारे में क्वेश्चन है जिसका वेटेज था 7 मार्क्स का, राइट। एंड कैंडिडेट ने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4B में कैंडिडेट को मिला है 5 + 0, राइट। मतलब ये टोटली रॉन्ग हो गया है कैंडिडेट का। क्वेश्चन नंबर 4B जो है, कैंडिडेट को 4B में 0 मिला है आउट ऑफ 7 मार्क्स। क्यों मिला है? सी, कैंडिडेट ने लिखा है, एन एम्प्लॉई हु कंप्लीटेड 20 years ऑफ सर्विस आर एलिजिबल फॉर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी। एप्लीकेशन फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी, एन एम्प्लॉई हु इज एलिजिबल फॉर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी शैल made a application to the employer. The employer shall process the application and calculate the amount of gratuity of that person which is not exceeding 20 lakh rupees. Employer shall pay on to be paid such amount of gratuity within 2 months from the date on which the gratuity become due to the employee. नहीं, ये रॉन्ग है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4B जो है वो लिखा है डिटेल अबाउट एप्लीकेशन एंड बिलेटेड एप्लीकेशन फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी, राइट। तो ग्रेचुइटी का जो सेक्शन है वो है बहुत सारे रूल है, जैसे कि ग्रेचुइटी के रूल 7(1), रूल 7(2), देन रूल 7(3), रूल 7(4), रूल 7(6), ऐसे करके रूल्स है, जो सब रूल्स आपको लिखना चाहिए था, राइट। तो रूल 7(1) क्या है? रूल 7(1) मीन्स रूल 7(1) जो है, इट प्रोवाइड्स दैट एन एम्प्लॉई हु इज एलिजिबल फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी अंडर द एक्ट और एनी पर्सन ऑथराइज्ड इन राइटिंग टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ shall apply ordinarily within 30 days from the date the gratuity become payable, right? Where the date of superannuation or retirement of an employee is known, in that case the employee may apply to the employer before 30 days of the date of superannuation or retirement. ये है रूल 7(1). देन रूल 7(2) जो है, रूल 7(2) के अकॉर्डिंग आपको लिखना था, रूल 7(2) प्रोवाइड्स दैट a nominee of an employee who is eligible for payment of gratuity under the second provision to section 4(1) of Payment of Gratuity Act in 1972 shall apply ordinarily within 30 days from the date of gratuity become payable to him, right? And application in plain paper with relevant particulars shall also be accepted. आप अगर चाहे तो प्लेन पेपर में लिखकर भी दे सकते थे। द एम्प्लॉयर में ऑब्टेन सच अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी डीम्ड नेसेसरी बाय हिम, राइट। एंड ऐसे ही रूल 7(3) में आपको लिखना था, रूल 7(3) प्रोवाइड्स दैट ए लीगल हेयर ऑफ एन एम्प्लॉई हु इज एलिजिबल फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी अंडर द सेकेंड प्रोविजन टू सेक्शन 4(1) ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 shall apply ordinarily within 1 year from the date of gratuity become payable to him in form K to the employer, right? ऐसे ही लिखना था आपको। देन रूल 7(4) जो है, रूल 7(4) इज provides that where gratuity becomes payable under the act before the commencement of these rules, the periods of limitation specified in sub rules 1, 2, 3 shall be deemed to be operative from the date of such commencement. ऐसा लिखना चाहिए था। एंड रूल 7(6) क्या है? रूल 7(6) tells about an application under this rule shall be presented to the employer either by personal service or by registered post acknowledgement due. ये ऐसा लिखना चाहिए था जितने भी सारे रूल्स है ग्रेचुइटी के अंदर, राइट। एंड देन जो बिलेटेड एप्लीकेशन है, बिलेटेड एप्लीकेशन फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी, तो बिलेटेड एप्लीकेशन का सेक्शन है रूल 7(5), राइट। रूल 7(5) है बिलेटेड एप्लीकेशन। रूल 7(5) है बिलेटेड एप्लीकेशन। क्या है? रूल 7(5) प्रोवाइड्स दैट एन एप्लीकेशन फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी filed after the expiry of the period specified in this rule shall also be entertained by the employer if the applicant adduce sufficient cause for the delay in preferring his claim, and no claim for gratuity under the act shall be invalid merely because the claimant failed to present his application within the specified period.
So any dispute in this regard shall be referred to the controlling authority for his decisions. Right? तो ऐसे ही आपको लिखना चाहिए था रूल्स एंड बिलेटेड एप्लीकेशन फॉर ग्रेच्युटी के रूल्स. राइट. तो कैंडिडेट ने क्वेश्चन नंबर 4B में कैंडिडेट को 0 मिला है, वो इसलिए कैंडिडेट ने जो एक्चुअल आंसर है वो नहीं लिखा है. राइट. तो इसलिए आपको ये रिक्वेस्ट है कि आपको पूरे वैलिड पॉइंट्स ही लिखना है, जो एक्चुअल आंसर है वो लिख कर आना है. एंड वेयर एवर रिक्वायर्ड आपको सेक्शन मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. देन कैंडिडेट ने क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट किया है, जहां पर कैंडिडेट को 5 + 6 11 मार्क्स मिला है, मतलब सबसे हाईएस्ट मार्क मिला है क्वेश्चन नंबर 5 में. तो देखते हैं कैंडिडेट को कैसे प्रेजेंट किए हैं आंसर को. ये है क्वेश्चन नंबर 5A एंड ये है क्वेश्चन नंबर 5B. राइट. तो 5A में क्या था क्वेश्चन? क्रिटिकली असेस द डिफरेंट conditions laid down in the Companies Act 2013 for issuing secured debenture. राइट. तो secured debenture का ये क्वेश्चन है. राइट. एंड क्या लिखा है क्वेश्चन आंसर कैंडिडेट ने? The following conditions are laid down in the Companies Act 2013 for secured debentures. तो secured debentures are involved for a period not exceeding 10 years. ठीक है. The following class or classes of companies issue secured debenture for a period more than 10 years period but not exceeding 30 years. A company engaged in infrastructure project. ठीक है. A company engaged in infrastructure finance business. A company engaged in infrastructure debt. Right. ठीक है. The issue of secured debenture is secured by creation of charge on the property and the owners of the company whose aggregate value as same as the redemption of such debentures and interest thereon. The company intends to issue secured debenture which shall not default in any payments of deposit or interest thereon. The company have continuous track records of distributing profits for their financial years. ठीक है. The company filing financial statement and annual returns for a period of 3 years. The company shall not default in any payment of dividends so declared. Correct. The company shall not convicted by court of law as per the RBI Act, SEBI Act एंड FEMA Act 19. ठीक है. राइट. तो क्वेश्चन नंबर 5A में कैंडिडेट को मिला है 5 मार्क्स आउट ऑफ 7 मार्क्स. 5 मार्क्स आउट ऑफ 7 मार्क्स. कैंडिडेट ने सब कुछ ठीक ठाक लिखा है. राइट. टू द पॉइंट लिखा है, बट स्टिल कैंडिडेट ने जो सेक्शन मेंशन करना चाहिए था वो मेंशन नहीं किया है. राइट. तो यहां पर ये जो क्वेश्चन नंबर 5A है सिक्योर डिबेंचर को लेकर, तो इसका जो राइट सेक्शन है वो है सेक्शन 71 सबसेक्शन 3. सेक्शन 71 सबसेक्शन 3. राइट. सेक्शन 71 सबसेक्शन 3 gives that secure debentures may be issued by a company subject to such terms and conditions as may be prescribed. And Rule 18 subsection 1 of Companies Share Capital and Debenture Rules 2014 provides the conditions for the issue of secured debentures. Right. Conditions क्या क्या है? First and most important, the date of redemption of secured debentures shall not exceed 10 years. 10 years से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. The following classes of companies may issue secured debentures for a period of exceeding 10 years but not exceeding 30 years. Companies are which companies? First and most important, companies engaged in infrastructure project, जो कि कैंडिडेट ने लिखा है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज, जो कि कैंडिडेट ने लिखा है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. राइट. तो ऐसे ही लिखना था. एंड द इशू शैल बी सिक्योर्ड बाय द क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ द कंपनी हैविंग ए वैल्यू व्हिच इज सफिशिएंट फॉर द ड्यू रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स एंड इंटरेस्ट देयरऑन, जो कि कैंडिडेट ने लिखा है. राइट. तो कैंडिडेट ने सब कुछ ठीक ठाक लिखा है, पर स्टिल कैंडिडेट को और थोड़ा ज्यादा प्रेजेंटेशन को इंक्रीज करना था, थोड़ा पॉइंट्स ज्यादा इंक्रीज करना था. राइट. कैंडिडेट को 7 to 7 पॉइंट्स लिखना था.
सो दैट कि कैंडिडेट को फुल टू फुल मार्क मिलता है, राइट। कैंडिडेट ने सिर्फ 5 पॉइंट्स ही लिख रहे हैं एंड अगेन सेक्शन जो है वो मेंशन नहीं किए हैं, राइट। तो इसलिए सेक्शन इंपॉर्टेंट है एंड की पॉइंट्स लिखना है एंड 7 मार्क्स का अगर वेटेज है तो आपको 7 पॉइंट्स ही लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर 5B क्या था, डिस्कस द डिफरेंट डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एज पर द कंपनी एक्ट 2013। सी 7 मार्क्स का डायरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन आया है डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट डायरेक्टर। ये तो बहुत ईजी है, राइट, ये तो बहुत ईजी है, आप आराम से लिख सकते थे। एंड यहाँ पर कैंडिडेट ने भी लिखा है, कैंडिडेट को मिला है क्वेश्चन नंबर 5B में 6 मार्क्स, राइट, 6 मार्क्स आउट ऑफ 7 मार्क्स, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है क्योंकि पूरे फुल 7 मार्क्स से सिर्फ 1 मार्क ही रिड्यूस हुआ है, बट बाकी फुल टू फुल 6 मार्क्स मिला है कैंडिडेट को। जो डिस्क्वालिफिकेशन है डायरेक्टर का वो है अच्छा, यहाँ पर कैंडिडेट ने रॉन्गली 166 लिख रहे हैं। एक्चुअल जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट है वो होना चाहिए था 164 एक्चुअली। तो यहाँ पर कैंडिडेट ने जो 166 लिख रहे हैं, इसलिए कैंडिडेट का 1 मार्क्स जो है वो गलत हो गया है। एक्चुअल जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर है वो है 164, राइट। तो सेक्शन 164 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 डील्स विद the disqualification of a person for the appointment। ये है डिस्क्वालिफिकेशन, राइट, सेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, राइट। तो सेक्शन 164 of the Company Act 2013 contains the disqualification of a person for the appointment as a director, right? And as per this section, a person shall not be eligible for appointment as a director of a company if he is of unsound mind and stands so declared by a competent court. He is an undischarged insolvent. He has applied to be adjudicated as an insolvent and his application is still pending, and he has been convicted by a court of any offense, whether involving moral turpitude or otherwise, and sentenced to imprisonment for not less than 6 months, and a period of 5 years has not elapsed from the date of expiry of the sentence. And a person has been convicted of any offense and sentenced in respect thereof टू इम्प्रिजनमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 7 years और मोर। तो ऐसे करके आपको एटलीस्ट 7 पॉइंट्स लिखना था। कैंडिडेट ने लिखा है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 166, एक्चुअली 164 लिखना चाहिए था। द फॉलोइंग पर्सन्स आर नॉट अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो कि करेक्ट है, अन एडजुडिकेटेड एंड ऑन डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, करेक्ट है, अन एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट, करेक्ट है, ए पर्सन कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट फॉर एन एक्ट इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड और नॉट or for any other offenses and sentenced to imprisonment not more than 6 months, correct है। If a person convicted by a court for any offense and sentenced to imprisonment for more than 7 years, correct। A person who is disqualified for to appointment as a director by the order by the court, correct। A person who is involving directly or indirectly to the related party transactions, correct। A person who has not obtained dean, correct। A person who has not paid any call share, ठीक है, सब कुछ करेक्टली लिखा है। सिर्फ कैंडिडेट ने गलती किया है, सेक्शन को रॉन्ग लिख रहे हैं। अगर आपको सेक्शन पता नहीं है तो नहीं लिखना चाहिए, अगर लिखना है, अगर आप 100% कॉन्फिडेंट हो तो आपको सेक्शन लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है, राइट। तो एक्चुअल सेक्शन जो है वो है 164, बट स्टिल कैंडिडेट को 6 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 7 मार्क्स एंड 1 मार्क ही कटा है, वो है ड्यू टू रॉन्ग सेक्शन, राइट। तो सेक्शन में बार बार कहता हूं सेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो कैंडिडेट को क्वेश्चन नंबर 5 में 14 से 11 मार्क्स मिला है, राइट, तो जो कि बहुत इंप्रेसिव है। देन कैंडिडेट ने 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट किए हैं, जहां पर कैंडिडेट को 14 मार्क्स आउट ऑफ 14 मार्क्स कैंडिडेट को 8 मार्क्स मिला है। क्वेश्चन नंबर 7, ये है क्वेश्चन नंबर 7A, राइट। तो 7A जो है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बिजनेस। अच्छा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन नंबर 7A जो है वो है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बिजनेस एथिक्स। ये तो आना चाहिए, बिजनेस एथिक्स तो आना चाहिए, राइट। बट यहां पर कैंडिडेट को सिर्फ 2 मार्क्स ही मिला है क्वेश्चन नंबर 7A में। क्वेश्चन नंबर 7A में सिर्फ 2 मार्क्स ही मिला है। कैंडिडेट ने क्या लिखा है,
Nature of business ethics. Business ethics is the most important terms as per the modern society. The business should work within the ethical values to satisfy its consumers. It guides the business to conduct with honesty and integrity. Nowadays, the consumers are aware and way too intelligent, so he cannot. ये क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा है. Fraudulent act induced them. The businessman should run the business on such manner than help the workers as well as consumers. Business ethics guide the business to create good relationship with the society and take steps to protect the interest of the society. Correct है. A healthy business should satisfy its customers with the good quality of product at reasonable price. Correct है. Interest of the creditors and shareholders of the company. It helps the business to succeed in long run. It teaches the business not to do any business malpractices such as bad quality of goods, artificial high price, and fraud in way and measures which lead to harm the consumers. Right. तो कैंडिडेट को यहाँ पर 2 मार्क्स मिला है एंड ये थोड़ा सा प्रेजेंटेशन को इंक्रीज करना चाहिए था. कैंडिडेट को लिखना चाहिए था नेचर ऑफ बिजनेस एथिक्स क्या है. सी ये कैंडिडेट क्वेश्चन लिखा है नेचर, बिजनेस एथिक्स का नेचर क्या है. सी आपको नेचर लिखना चाहिए था. नेचर मीन्स सेवरल फैक्टर्स प्ले ए रोल इन द सक्सेस ऑफ ए कंपनी दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट एलोन. तो ऑर्गेनाइजेशनल जो देखो सी आईसीएमए मैट के अंदर जो लिखा गया है वो पूरे डायरेक्टली जो भी लिखा है उस तरफ से पूरा आंसर लिखना चाहिए था आपका आंसर शीट में. राइट. ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर हो गया, मैनेजमेंट फिलोसफी एंड एथिक्स इन बिजनेस each have an impact on how well a business performs in the long run. No matter the size, industry or level of profitability of an organization, business ethics are one of the most important aspects of long-term success. ये था फर्स्ट पारा लिखना चाहिए था. Then सेकंड पारा में आपको लिखना चाहिए था the management team sets the tone for how the entire company runs on a day-to-day basis. When the prevailing management philosophy is based on ethical practices and behavior, leaders with an organization can direct employees by example and guide them in making decisions that are not only beneficial to them as individuals, but also to the organization as a whole. Right? And building on a foundation of ethical behavior helps create long-lasting positive effects for a company, including the ability to attract and retain highly talented individuals and building and maintaining a positive reputation within the community. ऐसे लिखना चाहिए था. And running a business in an ethical manner from the top down builds a stronger bond between individuals or the management team, further creating stability with the company. तो ऐसे लिखना चाहिए था आपको सेकेंड पारा में. एंड थर्ड पारा में आपको लिखना चाहिए था when management is leading an organization in an ethical manner, then employees also follow in those footsteps. Right? Employees make better decisions in less time with business ethics as a guiding principle. Right? And this increases productivity and overall employee morale. Okay. And when employee complete work in a way that is based on honesty and integrity, then in that case the whole organization will be benefits. Simple. And employees who work for a corporation that demands a high standard of business ethics in all facets of operations are more likely to perform their job duties at a higher level and are also more inclined to stay loyal to the organization. तो ऐसे आपको प्रेजेंटेशन करना था. तो आंसर राइटिंग को और इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइटिंग प्रैक्टिस. राइट. तो जितने आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है वो इंक्रीज होता जाएगा. राइट. तो फिर आप एग्जाम में लिख सकते हो अच्छे से. तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन को कैंडिडेट को इंक्रीज करना था, जो कि कैंडिडेट ने नहीं किया है, इसलिए कैंडिडेट को सिर्फ 2 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 7 मार्क्स. 2 मार्क्स आउट ऑफ 7 मार्क्स. राइट. तो बहुत स्ट्रिक्टली खाता देखा जा रहा है. राइट. आंसर जो है वो पूरा स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली लिखना है. राइट. तो टू द पॉइंट लिखना है, तो फिर जाकर आपको मार्क मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 7B क्या था? How will you evaluate the effects of emotional intelligence on your work, physical health, mental health and relationship? Right. तो ये भी important question है, न्यूली ऐड हुआ है सिलेबस के अंदर. राइट. तो इसलिए क्वेश्चन आया है यहाँ पर. कैंडिडेट ने क्वेश्चन नंबर 7B में 7
में मिला है कैंडिडेट को 6 मार्क्स मिला है। हाँ, 6 मार्क्स मिला है क्वेश्चन नंबर 7B में। आउट ऑफ 7 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 7B में कैंडिडेट को मिला है 6 मार्क्स आउट ऑफ 7 मार्क्स, आउट ऑफ 7 मार्क्स, राइट। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 7B? हाउ विल यू इवेलुएट द इफेक्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस ऑन योर वर्क, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड रिलेशनशिप, राइट। तो कैंडिडेट ने पूरे अच्छे से लिखा है, इसलिए कैंडिडेट को 6 मार्क्स मिला है। कैंडिडेट ने क्या लिखा है? इमोशनल इंटेलिजेंस इज ए नोन एज ए इमोशनल क्वोटिएंट व्हिच हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड, यूज एंड मैनेज योर ओन इमोशंस इन ए पॉजिटिव वे टू ओवरकम स्ट्रेंथ, communicate effectively and deals with complexity, right। तो इमोशनल इंटेलिजेंस अफेक्ट्स वर्क जो कि करेक्ट है, फिजिकल हेल्थ करेक्ट है, मेंटल हेल्थ ये भी करेक्ट है, रिलेशनशिप ये भी करेक्ट है, राइट। तो देखो जितने पॉइंट्स की पॉइंट्स है इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर वो सब की पॉइंट्स कैंडिडेट ने मेंशन किया है, राइट। तो इसलिए कैंडिडेट को 6 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 7 मार्क्स, राइट। 6 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 7 मार्क्स। तो ऐसे ही आपको अगर की पॉइंट्स पता है, आपको लिखना है, राइट, देन आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर कैंडिडेट को 6 मार्क्स मिला है, जो कि बहुत बढ़िया आंसर है, बढ़िया मार्क मिला है कैंडिडेट को। कैंडिडेट ने अच्छे से मेंशन किया है कि कैसे इम्पैक्ट पड़ता है वर्क के ऊपर। हाई इमोशनल इंटेलिजेंस लीड टू एक्सेल इन योर कैरियर, यू कैन you can influence people on your workplace and you can be a good leader, right। In case of a company intend to hire a person, he can rate his emotional intelligence as a factor of talent, right, जो कि करेक्ट है, कैंडिडेट ने अच्छे से लिखा है। देन फिजिकल हेल्थ क्या है? इफ यू आर अनेबल टू मैनेज और कंट्रोल योर इमोशंस देन यू कैनॉट मैनेज योर स्ट्रेंथ आइदर, जो कि करेक्ट है, लिखना चाहिए था। एंड इंक्रीज लेवल्स ऑफ स्ट्रेंथ कॉज सीनियर्स हेल्थ इश्यूज लाइक डिप्रेशन एंड एंजाइटी, रीजन ऑफ अनफर्टाइल, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, हाई चांसेस ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक्स, अनहेल्दी एपिटाइट एंड स्पीड ऑफ द एजिंग प्रोसेस, ये भी करेक्ट है। मेंटल हेल्थ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज योर ओन इमोशंस एंड feelings and your strength and weaknesses. If you are unable to understand your emotions, you cannot communicate properly with other people. कैंडिडेट ने अच्छे से लिखा है प्रेजेंटेशन देकर। It will harm your mental health. You cannot have friendship with others and feel lonely. राइट, तो ये भी करेक्ट है, कैंडिडेट ने अच्छे से लिखा है। देन रिलेशनशिप के बारे में कैसा है इमोशनल इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट? इफ यू आर अंडरस्टैंड योर इमोशंस accurately, you can use it in a healthy way to communicate others, right, and take initiatives, follow through actions. You can understand need and concern of other people and help them. It will make you relationship with the society even better. करेक्ट है, राइट। तो कैंडिडेट ने अच्छे से लिखा है, इसलिए कैंडिडेट को 6 मार्क्स मिला है। तो जहां पर कैंडिडेट ने अच्छे से लिखा है वहां पर मार्क्स मिला है। ऐसा नहीं है कि कैंडिडेट ने लिखा है मार्क्स नहीं मिला है, ऐसा नहीं है। बट जहां पर भी कैंडिडेट ने ठीक से अच्छे से वेल एक्सप्लेन करके लिखा है, सेटिस्फैक्शन आंसर दिया है, वहां पर मार्क्स मिला है। तो लॉ में ऐसा ही होता है, स्ट्रिक्टली चेक किया जाता है। अगर कैंडिडेट ने अच्छे से समझा है कोई टॉपिक को एंड अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं विद सेक्शंस एंड मीनिंग्स, देन कैंडिडेट को फुल टू फुल मार्क्स मिलेगा, राइट। तो कैंडिडेट को क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 7A में मिला है 2 मार्क्स, बट 7B में मार्क्स मिला है 6 मार्क्स, राइट। तो 8 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 14 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 7 में, राइट। देन आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कैंडिडेट को सिर्फ 2 मार्क्स ही मिला है, सिर्फ 2 मार्क्स मिला है। क्या रीजन है देखते हैं। कैंडिडेट ने सिर्फ एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 8, ये है क्वेश्चन नंबर 8, राइट। क्वेश्चन नंबर 8A एक केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है।
Mr. Amal, who is so badly drunk that he cannot sit properly on his chair, enters into an agreement with Mr. Bimal on 15th July 2023. In the evening, to sell his office space to him within 15th August 2023. Next day, Mr. Amal declares that he was over drunk last night and now he is not willing to transfer the office space to Mr. Bimal. Now, Mr. Bimal is arguing that as Mr. Amal has already signed the agreement, he will have to transfer the property in his name, right? Decide whether the contract is valid and present your expert comment. तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट का केस स्टडी का क्वेश्चन था, कैरीज 7 मार्क्स का, राइट? तो कैंडिडेट ने लिखा है नो, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ए पर्सन एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ अनसाउंड माइंड इज ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. करेक्ट है. In this case, where Mr. Amal is not in a stable mind at the time of entering into the contract, so the contract is not a valid. It contravenes the essential of a valid contract. तो कैंडिडेट ने लिखा है, बट और थोड़ा प्रेजेंटेशन इंक्रीज करना चाहिए था. जैसे कि आपको पहले तो सेक्शन लिखना चाहिए था. सेक्शन 12 में फॉल करता है. सेक्शन 12 ऑफ इंडियन Contract Act, Section 12 of Indian Contract Act 1872 provides that a person is said to be of sound mind for the purpose of making contract if at the time when he makes it he is capable of understanding it and of forming a rational judgment as to its effect upon his interest. In case Mr. Amal, when he made the contract in the evening of 15th July 23, he was not capable of understanding the agreement and of forming rational judgment as to effect upon his interest. Okay, so as per the provision of the Indian Contract Act 1872, Mr. Amal cannot contract which such drunkenness last. Therefore, the contract between Amal and Bimal is not valid. राइट. तो ऐसे ही प्रेजेंटेशन इंक्रीज करना था, लिखना था. कैंडिडेट को कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट फिर भी कैंडिडेट ने इंप्रेसिव आंसर नहीं लिखा है, इसलिए कैंडिडेट को सिर्फ 2 मार्क्स मिला है. 2 मार्क्स आउट ऑफ 7 मार्क्स. राइट. देन क्वेश्चन नंबर 8 भी एक केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एबीसी लिमिटेड अपॉइंटेड मिस्टर वरुण एज एडिशनल डायरेक्टर टू लुक आफ्टर द जनरल ऑपरेशन ऑफ द कंपनी. Later, a shareholder, Mr. Arun, challenged the decision of the board of directors and filed a case in the court of law. Mr. Arun stated in his petition that Mr. Arun is not competent as he does not hold any professional or academic qualifications. State with reasons whether the board of directors of ABC Limited should review and change its decision on the appointment of Mr. Arun. State briefly the qualifications required for the appointment of the director in a company as laid down in the company 2013 referendum. राइट. तो ये भी एक केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है डायरेक्टर के ऊपर. तो कोई कैंडिडेट ने क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट डायरेक्टर क्वालिफिकेशन के बारे में लिखा है, राइट. बट फिर भी कैंडिडेट को 0 मार्क्स मिला है, क्योंकि फास्ट आपको लिखना चाहिए था whether the board of director of ABC Limited should review and change its decision on the appointment of Mr. Varun or not. पहले लिखना चाहिए था, उसके बाद आपको क्वालिफिकेशंस क्या है अकॉर्डिंगली डायरेक्टर का वो लिखना चाहिए था, राइट. तो एक्चुअल आंसर जो है वो है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड नीड नॉट टू रिव्यू एंड चेंज इट्स डिसीजन ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर वरुण एज एन एडिशनल डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एज there is no such requirement of professional or academic qualifications for the person to be appointed as a director in any company as per Company Act 2013. Therefore, the court case filed by Mr. Arun, a shareholder, is not supportive and mere on the basis of the academic and professional qualifications of the person concerned cannot be appointed as a director. The Company Act 2013 does not prescribe any academic or professional qualifications for director. There is also no mandatory share qualification as per the act unless the articles of association of the company prescribed for the same. जब तक articles of association के अंदर prescribe नहीं है तब तक a company act does not prescribe any academic or professional qualifications for directors. So therefore a director neither needs any minimum academic or professional qualifications nor any share qualifications unless the articles of a company suggest for the same.
राइट। तो ऐसा लिखना चाहिए था, बट कैंडिडेट ने क्वेश्चन नंबर 8B में जो लिखा है वो रॉन्ग लिखा है, तो इसलिए कैंडिडेट को 0 मार्क्स मिला है। राइट। तो ऐसे ही आपको प्रेजेंटेशन को इंक्रीज करना है, करेक्टिव आंसर लिखना है, प्रिसाइज होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, सेक्शन मेंशन होना चाहिए, जहां जहां भी मीनिंग्स रिक्वायरमेंट है वहां पर मीनिंग्स लिखना है। एंड अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको एटलीस्ट 7 पॉइंट्स लिखना है, एटलीस्ट 7 पॉइंट्स लिखना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आपको एमसीक्यू के ऊपर फोकस रहना है। राइट। अगर एमसीक्यू आपका 26 to 28 मार्क्स सिक्योर हो गया ना, तो आपको सिर्फ पास नहीं बल्कि आपको एग्जामिशन भी मिल सकता था। राइट। तो आपको फोकस करना है एमसीक्यू में। एमसीक्यू को फोकस करने के लिए आपको क्या करना है, आपको लॉ बुक्स को पूरे पेज टू पेज अच्छे से रीड करना है। चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, आपको पेज टू पेज अच्छे से रीड करना है, सो दैट कि आपका कॉन्फिडेंस गेन होगा while answering any MCQ क्वेश्चन। ओके, दिस इज वेरी एसेंशियल। एंड देन लॉन्ग टाइम क्वेश्चन आपको अच्छे से लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही लिखना है, सेक्शन जहां जहां रिक्वायरमेंट है वहां वहां मेंशन करना है। राइट। सो दिस इज इट ऑल अबाउट द सर्टिफाइड कॉपी आंसर शीट फॉर बिजनेस लॉज एंड एथिक्स according to June 22 term of examinations. Okay, so thank you so much for your time, thank you so much for your support, and happy studying.